अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो एक है बैच प्रोसेसिंग। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम पढ़ चुके हैं उसकी एक ये टाइप है। दूसरी टाइप जो है वो है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग सिस्टम्स होते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तीन हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो लिखा जाता है कि राइट दी टाइप्स ऑफ दी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपने उनकी ये टाइप्स लिख दी है। ये कौन कौन सी हैं? बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम। अच्छा, इसमें भी फिर दो तरह के टाइप्स के बारे में भी आता है। एक होता है प्रोसेसिंग की टाइप के हिसाब से कि वो प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। दूसरा उनकी टाइप्स होती है उनका जो ग्राफिकल इंटरफेस होता है। ग्राफिकल इंटरफेस में आपने देखा है कि GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, CLI बेस्ड होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस होते हैं। ठीक है, और एक होता है मेन्यू ड्रिवन जिसमें मेन्यू आता है। ये आपने पहले भी पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर्स में। तो ये जो टाइप्स हैं ये डिपेंड करती हैं कि आपको जो टाइप्स पूछी जा रही हैं वो किस कैटेगोरिकली किस कैटेगरी में पूछी जा रही है। अगर उसके इंटरफेस के हिसाब से पूछी जा रही तो आपने ये वाली टाइप्स लिखनी है। ठीक है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, किसी में कमांड लाइन इंटरफेस होता है, किसी में जो मेन्यू ड्रिवन होता है। जो GUI बेस्ड होते हैं वो बैच प्रोसेसिंग वाले भी हो सकते हैं। GUI जो है वो टाइम शेयरिंग वाले भी हो सकते हैं। GUI जो रियल टाइम भी हो सकते हैं। इसी तरह CLI बेस्ड भी होते हैं बैच प्रोसेसिंग के लिए। CLI टाइम शेयरिंग वाले भी होते हैं, CLI रियल टाइम भी होते हैं। इसी तरह जो मेन्यू ड्रिवन होते हैं तो वो भी बैच प्रोसेसिंग वाले भी हो सकते हैं, टाइम शेयरिंग वाले भी हो सकते हैं, रियल टाइम के वाले भी हो सकते हैं। लेकिन बेटा इसमें जो एक चीज़ याद करने वाली है वो ये है कि आपसे जिस टाइप के बारे में पूछा जाए आपने वही टाइप बतानी है। ये नहीं है कि आपको कोई टाइप्स लिखें तो आपने फिर ये दोनों टाइप्स लिखनी है। आपने कहना है कि इसकी दो कैटेगरीज हैं कि जो ग्राफिकल इंटरफेस के हिसाब से देखा जाए, यूज़र इंटरफेस के हिसाब से देखा जाए तो तीन है जो मैं पहले आपको गिनवा चुका हूँ। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला, ठीक है, CLI कमांड लाइन इंटरफेस है, और तीसरा कौन सा मैंने आपको बताया था? मेन्यू ड्रिवन वाला। ठीक है, मेन्यू ड्रिवन वाला। तो इसकी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में, दो तीन लेक्चर पहले वाले में, वो मैंने इनकी पूरी डिटेल भी बताई हुई है ये कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से नहीं होते। अभी यहाँ पे जो टाइप्स है ये इनकी प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये इनकी टाइप्स है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोसेसिंग एल्गोरिदम या प्रोसेसिंग टाइप के हिसाब से। तो जो बैच वाले होते हैं उनकी डेफिनेशन लिखनी है कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कौन से होते हैं, उसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ये मैं अभी आपको समझाता भी हूँ। ठीक है, इन अ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जॉब्स से मुराद होता है इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस जो यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस पे बेस करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो सॉफ्टवेयर ही है ना। तो ये जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं दे आर ग्रुप्ड इन अ बैच। तो उनको बैचेस में जो है ग्रुप के अंदर रखा जाता है, बैचेस बनाए जाते हैं, और फिर हर बैच के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो असल में एक प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम बनाते हैं तो हम कहते हैं कि एक एक इंस्ट्रक्शंस को जो है वो हल करे तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन सकता है। फिर हम कहते हैं नहीं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक ही दफ़ा हल करें। ठीक है, और उनमें से भी फिर एक एक करके तरतीब से उसको हल करें, एक एक ग्रुप बना बना के, बैचेस बना बना के उनको हल करें। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप बनाया जाता है फिर उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट किया जाता है, तो ऐसे क्या कहलाते हैं? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाते हैं। इसमें होता ये है कि अगर मिसाल के तौर पर एक बैच बनाया गया है उसमें अगर 10 इंस्ट्रक्शंस डाली गई हैं तो ये 10 इंस्ट्रक्शन जो होती हैं
ये फिर वन बाय वन जो है सीपीयू की तरफ भेजी जाती है, और वो जब एक टर्मिनेट हो जाए, एक ख़त्म हो जाए, तो फिर दूसरी स्टार्ट हो जाती है, जब दूसरी ख़त्म हो जाए तो फिर तीसरी स्टार्ट हो जाती है। तो ये इस तरह काम कर रहा होता है। ठीक है। अब व्हेन द करंट जॉब टर्मिनेट्स, जब जो मौजूदा इंस्ट्रक्शन है वो टर्मिनेट हो जाती है, द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लोड्स द नेक्स्ट जॉब। यहाँ से कंप्यूटर से मुराद सीपीयू है। ठीक है। सीपीयू फिर क्या करता है, फिर उसको, और जो सीपीयू को कौन कंट्रोल कर रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो असल में ऑपरेटिंग सिस्टम ही ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है, ग्रुप्स को लोड करता है वन बाय वन करके, और उसमें से भी जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो वन बाय वन करके उनको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो ये सारा काम कौन कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है सीपीयू को भी कंट्रोल कर रहा होता है, मेमोरी मैनेज को भी देख रहा होता है, मेमोरी मैनेजमेंट भी देख रहा होता है, और डिस्क मैनेजमेंट को भी देख रहा होता है, आप यूज़र इंटरफेस को भी देख रहा होता है। तो असल में ऑपरेटिंग सिस्टम ही कुल जो है वो आपके हार्डवेयर की जो है रूह है, स्पिरिट है आपकी जो है। इसके बगैर आपका हार्डवेयर नहीं चलता, लेकिन हार्डवेयर के बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम भी किसी काम का नहीं है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रेटली इम्प्रूव्ड द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब बैच प्रो सिस्टम आने का फ़ायदा ये हुआ कि इससे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्ट्रक्शंस को जल्दी सॉल्व करने लग गया, और टाइम बचाना शुरू कर दिया, इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होनी शुरू हो गई। तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इनकी परफॉर्मेंस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की वो बढ़ना शुरू हो गई। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स आर suitable फॉर टास्क where large amount of data has to be collected and processed on the regular basis। अब पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ये कहाँ पे इस्तेमाल किए जाने चाहिए। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर सूटेबल फॉर टास्क। कौन से टास्क हों, वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हैज़ टू बी कलेक्टेड, जहाँ पे बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाना चाहिए हो, और उसको फिर रेगुलर बेसिस के ऊपर आप क्या करें, प्रोसेस भी करें। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं चाहिए होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बैच प्रोसेसिंग जैसी हो। ठीक है। तो पेपर में पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर प्रोसेसिंग। ठीक है। प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स, तो आपने ये वाली लिख देनी है। अगर कहा जाए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर इंटरफेस या यूज़र इंटरफेस, तो आपने वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस और मेन्यू ड्रिवन बेस लिख देने। अब अभी याद रखिएगा, अगर आपको कैटेगरी ना बताई गई हो कि टाइप्स लिखें, तो आपने ये छः की छः लिखनी है। आपने पहला लिखना है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर के लिए जो रिक्वायर होते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए, दे आर कैटेगराइज। ठीक है। तो इन टू वेज, एक है उनकी अकॉर्डिंग टू देयर इंटरफेस एंड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स। अकॉर्डिंग टू इंटरफेस उनकी फिर तीन टाइप्स होंगी। कौन सी, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस और मेन्यू ड्रिवन। और इसमें जो बैच प्रोसेसिंग वाले में का दूसरे इसमें लिखना है कि जो इनकी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से है वो तीन टाइप्स की हैं, बैच प्रोसेसिंग है, टाइम शेयरिंग है और रियल टाइम। तो फिर बैच प्रोसेसिंग के बारे में अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसकी वर्किंग लिखनी है कि वो काम कैसे करता है, फिर आपने ये बताना है कि इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे इसका फ़ायदा ये होगा कि उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो बेहतर हो जाती है। फिर क्वेश्चन एक और आ सकता है कि ये किन मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है, फॉर व्हाट पर्पसेस बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स आर यूज़। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो रिक्वायर होता है उस प्रोसेसिंग के लिए, और वो रेगुलर बेसिस पे हो, तो वहाँ पे हम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो एक ही स्लाइड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो मैंने जनरेट किए हैं। आप इनके अलग-अलग अपनी नोटबुक्स के ऊपर क्वेश्चंस लिखें जो मैंने बताए, फिर उनके आंसर इसी में से लिखने हैं आपने। फॉर एग्जांपल इन क्रेडिट कार्ड एंड बिलिंग सिस्टम। ठीक है। ऑल द डेटा क्रेडिट कार्ड होल्डर इज कलेक्टेड एंड हेल्ड अंटिल प्रोसेस्ड एज अ बैच एट द एंड ऑफ द बिलिंग साइकिल। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, ATM कार्ड्स यूज़ करते हैं,
तो फिर उनका क्या है, तो उनका डेटा वो कलेक्ट करते रहते हैं, और फिर जब बिल बनता है तो एक ही दफ़ा फिर जो ग्रुप के अंदर उनको किया जाता है कि एक क्रेडिट कार्ड की टोटल ट्रांजैक्शंस कितनी हुई। तो फिर वो फिर क्या करते हैं, उसका बिल जनरेट करके उस आदमी को ईमेल किया जाता है या उसके मोबाइल पर भेजा जाता है। एज अनदर एग्जांपल इन एग्जामिनेशन रिपोर्ट कार्ड सिस्टम, आपका जब एग्जामिनेशन रिपोर्ट सिस्टम तैयार होता है तो उसमें भी ये बैच प्रोसेसिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। ऑल द डेटा ऑफ स्टूडेंट एग्जामिनेशन इज़ कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड एज अ बैच फॉर प्रिंटिंग रिपोर्ट कार्ड्स। सब स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा किया जाता है, तो फिर एक स्टूडेंट के तमाम कार्ड्स जो होते हैं, चाहे रिज़ल्ट कार्ड हो चाहे उसकी परफॉर्मेंस के कार्ड हो, तो वो इकट्ठे किए जाते हैं। अब ये देखें, इसमें मैंने आपको समझाना चाहूँगा कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो वो क्या करता है, बहुत सारी जॉब्स का एक ग्रुप बना देता है बैच वन, और वो सीपीयू को सेंड करता है। तो इसका एक ऑपरेटिंग सीपीयू फिर उस पूरे बैच को वन बाय वन इसको हल करके देता है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो बैचेस, जो बहुत सारी जॉब्स को, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को ग्रुप बनाकर, बैच बनाकर वो एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। प्रोसेसिंग सिस्टम या प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इसमें जो याद रखने वाली बात यह है कि आपने सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशन करनी है कि जॉब, ये बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कौन से होते हैं, डेफिनेशन लिखी है, उनकी वर्किंग लिखनी है, कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं, इसका यूज़ लिखना है, कहाँ पे यूज़ होते हैं, फिर उसकी एग्जांपल दे देनी है। तो आपका ये एक क्वेश्चन जो है वो इस तरह पूरा होगा बैच प्रोसेसिंग वाला। उसके बाद जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आया है वो टाइम शेयरिंग सिस्टम है। टाइम शेयरिंग सिस्टम इज़ अ फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। असल में ये एक फीचर है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। ये इसका क्या है, फीचर है, इन विच मल्टीपल यूजर्स कैन रन डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन लार्ज स्केल कंप्यूटर। ठीक है, अब क्या होगा कि मल्टीपल यूजर्स, बहुत सारे यूज़र क्या करते हैं, कैन रन डिफरेंट प्रोग्राम्स, वो डिफरेंट प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं ऑन अ लार्ज स्केल कंप्यूटर, बड़े कंप्यूटर के ऊपर। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि जैसे आप एक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, एक ही कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर को पूरी दुनिया में से मुख्तलिफ लोग, इस इलाके से कुछ लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं अपने कंप्यूटर से, इस इलाके से यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, इस इलाके से यहाँ से कर रहे हैं। अब इनके टाइम में फ़र्क है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर उन सबको एक ही टाइम बता रहा होता है, ठीक है। तो जब ये रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, इस इलाके के लोग अपने कंप्यूटर से बैठ के इस कंप्यूटर के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, या इस इलाके के, तो देखिए इनके टाइम में फ़र्क होगा। फ़र्ज़ करें ये पाकिस्तान का एरिया है, ये अमेरिकन एरिया है, ठीक है, तो इनमें 12 से 15 घंटे का फ़र्क है, ठीक है। यहाँ जो है ये 12-15 घंटे पीछे हैं पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। ये हो सकता है पाकिस्तानी टाइम से 5 घंटे आगे हों, और ये 17 घंटे इससे पीछे हो गए। तो फिर ज़ाहिर बात है, जब वो कोई एक दूसरे के बस फेसबुक यूज़ करते हैं, एक दूसरे को कमेंट्स पेश करते हैं, या एक दूसरे को लाइक करते हैं, पोस्ट वगैरह लाइक करते हैं, तो वो टाइम उसको क्या करता है, वो शेयर करता है, उसका उसको मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका एक फ़ीचर ये भी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ीचर हम पढ़ते जाते हैं, हमें पता चलता जाता है। टाइम शेयरिंग सिस्टम इज़ अ फीचर ऑपरेटिंग सिस्टम which in which multiple user can run different programs on a large scale computer. It allows many users to have access to a computer at the same time and share the computer's time, और फिर वो कंप्यूटर का टाइम शेयर करता है। In a time sharing system, the central processing unit is switched rapidly between the program so that all user programs are executed simultaneously. अब क्या होता है, ये इसकी वर्किंग है। अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग क्या है, तो आप लिखेंगे कि इसका जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो इतनी स्पीड के साथ एप्लीकेशन को स्विच करता है बिटवीन द प्रोग्राम्स सो दैट ऑल द यूज़र प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड सिमल्टेनियसली, कि वो एक ही वक्त में चल रहे हो। तो मिसाल के तौर पर अगर आप फेसबुक को यूज़ करते हैं,
तो बहुत सारे लोग अपने अपने ममालिक में बैठे फेसबुक के सर्वर को क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं। तो वो क्या कर रहा होता है, उसके एक तो टाइम को शेयर कर रहा होता है, दूसरा इतनी स्पीड के साथ स्विचिंग कर रहा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता, कैसे लगता है कि जैसे आप सब एक ही वक्त में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो वो उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है वो ऐसी है कि वो एक थ्रेड जनरेट करता रहता है, उसके हिसाब से उसको लेके चलता है। तो हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट वो मोड में आ जाता है। अब इस टाइम शेयरिंग में क्या करता है कि वो सेंट्रल प्रोसेसिंग इतनी स्पीड के साथ वो शफल करता है कि आपको फील ही नहीं होता है, कि आप समझते हैं कि मैं हम सब इक्वल जा रहे हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन मिनी कंप्यूटर्स मेन फ्रेम्स के अंदर कंप्यूटर सपोर्ट टाइम शेयरिंग। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कौन से कंप्यूटर जिसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मिनी कंप्यूटर्स के अंदर और मेन फ्रेम्स के अंदर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि बाकी में भी हो सकता है, लेकिन ये दे आर स्पेशली डिज़ाइंड फॉर इट। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन सच एज एयरलाइन। एयरलाइन में भी इस्तेमाल होता है, बैंक में भी इस्तेमाल होता है, होटल्स में भी इस्तेमाल होता है, यूनिवर्सिटीज़ में भी इस्तेमाल होता है। वेयर मैनी यूज़र नीड टू एक्सेस। ये सिस्टम वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे एक सिस्टम को एक्सेस करने वाले मल्टीपल यूज़र हों। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, तो आप बताएंगे कि जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और ग्रुप की सूरत में एग्जीक्यूट करना और रेगुलर बेसिस पे करना, तो आप बैच प्रोसेसिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। और टाइम शेयरिंग सिस्टम कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पे क्या हो, बहुत मल्टीपल यूज़र हों और वो किसी एक सिस्टम को एक्सेस कर रहे हों। For example, hundreds of students access the university's mainframe computer at the same time. They run different programs in time sharing system in interactive mode. तो आप इसी तरह आप देखें यूनिवर्सिटी का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। कोई लाइब्रेरी में से बुक पढ़ रहा होता है, उसकी कोई जनाब जी अपनी अटेंडेंस चेक कर रहा होता है, कोई एग्ज़ाम अपने रिज़ल्ट चेक कर रहा होता है घर बैठे। तो वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिस चीज़ को हेल्प करते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक जॉब को हल करता है, दूसरी को भी, तीसरी को भी। वही ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को एक ही वक्त में वो सारी सेंड कर देता है रिक्वेस्ट। फिर वो रिक्वेस्ट वापस भी आती है, वो यूज़र की तरफ जाती है सिमल्टेनियसली। मल्टीपल यूज़र्स हैं, ये डिफरेंट यूज़र हैं, ये जॉब वन दे रहा है, ये जॉब टू दे रहा है, ये जॉब थ्री दे रहा है। तो इसने ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से जो है कनेक्टिविटी की सीपीयू के साथ, तो सीपीयू को एक ही वक्त में तो मिले। ये अपने घरों में बैठ के उस सिस्टम को एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, या किसी दूसरे सिस्टम के ज़रिए से जो उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर लगा हुआ, बैंक के अंदर लगा हुआ। आप बैंक के सिस्टम्स को यूज़ करते हो तो एक वक्त में लाखों लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हर अपनी इंस्ट्रक्शन का, तो वो एक ही वक्त में पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होती है, वो इतनी स्पीड के साथ स्विच करता है कि फील ही नहीं होता उसमें कि आपका जो है डेटा किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है। असल में वो क्या कर रहा होता है कि वो डेटा जो उसको मिल रहा होता है वो उसको इतनी तेज़ी के स्विच करता है और मल्टीपल यूज़र को उसको डील कर रहा होता है। उसके बाद रियल टाइम सिस्टम होते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। ये वो सिस्टम होते हैं जिनका रिस्पॉन्स जो होता है वो क्विक चाहिए होता है। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम एज आर ऑलरेडी डेवलप्ड फॉर स्पेशल एप्लीकेशन। ये सिर्फ स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। दीज आर यूज टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज ऑयल रिफाइनिंग। ये इंडस्ट्री में ज़्यादा होते हैं, रियल टाइम हो रहे होते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूज टू सप्लाई इमीडिएट रिस्पॉन्स। असल में मकसद ये होता है कि ये फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करे। मिसाल के तौर पर
अगर आप अपनी फैक्ट्री में बॉयलर लगा लें, बॉयलर के अंदर जनाब वो गैसेस डेवलप हो रही होती हैं, प्रेशर चल रहा होता है। अगर प्रेशर एक सर्टन से प्रेशर लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो ज़ाहिर बात है वो बॉयलर फटेगा और पूरी फैक्ट्री को, पूरी इंडस्ट्री को नुकसान देगा। तो इसके अंदर एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं जिनका रिस्पॉन्स इतना क्विक होता है कि वो आप एक लिमिट लगा देते हैं कि अगर इसका प्रेशर 10 पास्कल से ज़्यादा हो जाए, एक ख़ास रख लें कि इतना प्रेशर है, इससे ज़्यादा हो तो ये अलार्मिंग है और फौरी तौर पर उसका जो है ना मैसेज या उसकी लाइट ऑन हो जाएगी या ये स्विच ऑफ हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर ये फ़र्ज़ करें स्विच ऑफ नहीं होता और ये प्रेशर बढ़ता बढ़ता 20 पे पहुंच जाता है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 20 पे ये फट जाए, तो फिर क्या होगा, ये इंडस्ट्री का नुकसान होगा। तो हमें ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिनका रिस्पॉन्स क्या क्विक हो और वो स्पेशल पर्पज़ के लिए डिज़ाइन होते हैं। अब देखें ना, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर तो मल्टीपर्पज़ होते हैं, लेकिन ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं दे आर स्पेशल डिज़ाइंड फॉर स्पेसिफिक टास्क। इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि जनाब वो मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल हों। ठीक है, वो डिज़ाइन किए जाते हैं किसी ख़ास मकसद के, मतलब फैक्ट्री के लिए डिज़ाइन किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके घरों के अंदर जो है माइक्रोवेव ओवन है, तो उसके अंदर भी एक ख़ास किस्म का एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो लग जाता है। तो वो क्या करता है, सिर्फ उसको ही चेक कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह आप बड़ी फैक्ट्री के अंदर दे स्टिचिंग का काम हो रहा है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टिचिंग वाली मशीन को ही सिर्फ क्या कर रहा होता है, इस्तेमाल कर रहा होता है। तो दे आर डिज़ाइन फॉर स्पेशल पर्पस। ठीक है, और इनका रिस्पॉन्स जो होता है वो क्विक होता है। ये याद रखिएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं इनका रिस्पॉन्स जो होता है वो क्विक होता है। For example, a measurement from an oil refinery indicating that the temperature are getting too high might demand quick response। मिसाल के तौर पर कोई ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, तो ऑयल रिफाइन कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर चेक करना है कि ख़ास टेम्परेचर तक इसको हमने क्या करना है, ऑयल को रिफ़ाइन करने के लिए इतना टेम्परेचर देना है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए या इससे कम हो जाए तो वो क्विक रिस्पॉन्स दे और हमें पता चल जाए कि इस जो बॉयलर का जो टेम्परेचर ये कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो वो हमें रिस्पॉन्स दे। तो ऐसी जगहों के ऊपर कि वो इस्तेमाल होते हैं। वरना क्या होगा, अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बॉयलर के फटने का ख़तरा होगा, और ये कम होगा तो आपने जो उसमें जो मटेरियल डाला है तो वो हो सकता है वो ख़राब हो जाए, क्योंकि ख़ास टेम्परेचर के ऊपर जो है उसकी रिफाइनिंग होती है। कम हो जाए तो हो सकता है वो उसकी कोई और शक्ल चेंज हो जाए। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे यूज़ होते हैं, पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे हमें क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत हो, जहाँ, और ये ख़ास पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्पेशल डिज़ाइन डेवलप फॉर स्पेशल एप्लीकेशन, दे आर डेवलप फॉर स्पेशल एप्लीकेशन। देयर आर नंबर ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन मिलिट्री एंड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए गए हैं जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मिलिट्री के लिए बनाए गए हैं, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बनाए गए हैं, जो स्पेस रिसर्च के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज टू मॉनिटर द पोजीशन ऑफ अ रॉकेट इन द स्पेस। फ़र्ज़ करें एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका काम ही सिर्फ क्या है कि रॉकेट की जो है स्पेस के अंदर जो है वो पोजीशन मालूम करना है कि वो कौन सी पोजीशन है। मैनी सिटीज़ आर इंस्टॉलिंग रियल टाइम ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। बहुत सारे बड़े शहरों के अंदर जैसे इस्लामाबाद में, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके, टू फैसिलिटेट अ स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक एट बिजी इंटरसेक्शंस। ताकि बिजी हालात के अंदर इसको आसानी के साथ हम क्या कर सकें, अपनी ट्रैफिक को रवां दवां रख सकें। तो ये बेटा हमारे जो थे टाइप्स जो थी इसकी, ये यहाँ पे ख़त्म होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको मैं बताऊँगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर होगा। इससे पहले वाले सारे लेक्चर आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, आपको आसानी होगी इंशाल्लाह।